हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिलायबिलिटी की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की थी। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपकी डिमांड पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अलावा साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि रिलायबिलिटी की मीनिंग किसी भी स्कोर्स में उसकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी होती है। इसी तरीके से टेक्स्ट एक्सपर्ट ने भी रिलायबिलिटी की टेक्निकल डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने ट्रू स्कोर और एरर स्कोर का कॉम्बिनेशन इसे माना है। इन दोनों के एडिशन से जो स्कोर हमें मिलते हैं उसे ऑब्टेन स्कोर कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी जनरेट किया गया है, जिसे हम ऑब्टेन स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ ऑब्टेन स्कोर का मतलब ये है कि किसी भी टेस्ट पर जो स्कोर मिलते हैं वो हमारा ऑब्टेन स्कोर होता है, जबकि ट्रू स्कोर वैसे स्कोर होते हैं जो किसी सिचुएशन या चांसेस के कारण इफेक्टिव नहीं होते हैं। एरर स्कोर की हम बात करें तो ये वो स्कोर होते हैं जो ऑब्टेन स्कोर और ट्रू स्कोर के बीच का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेस्ट को किसी इंडिविजुअल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो इंडिविजुअल उस टेस्ट में सभी आइटम्स के आंसर सही देने पर जो भी उसे प्राप्त स्कोर होगा वो उसका ऑब्टेन स्कोर होगा। सपोज उसमें 80 क्वेश्चंस हैं और हर एक सही आंसर का मार्क 1 है तो उसका ऑब्टेन स्कोर 80 होगा। अगर इसी टेस्ट में इंडिविजुअल ने सिर्फ 60 क्वेश्चन के आंसर दिए तो इसका मतलब उसका ऑब्टेन स्कोर 60। अगर 70 क्वेश्चन के आंसर दिए तो 70 ऑब्टेन स्कोर हो गया। जबकि ट्रू स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल के एक्चुअल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें किसी भी सिचुएशनल फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा है तो उसे बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर चाहे उसके सामने कोई भी सिचुएशन रखकर उसका टेस्ट किया जा रहा हो। एरर स्कोर को हम ऑब्टेन स्कोर में से ट्रू स्कोर को माइनस करके निकाल सकते हैं। मींस एरर स्कोर इक्वल टू ऑब्टेन स्कोर माइनस ट्रू स्कोर। इसे ही एरर ऑफ मेजरमेंट या मापन की त्रुटि कहते हैं। ऑब्टेन स्कोर के बेसिस पर टेस्ट के टोटल वेरिएंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रू वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस। वेरिएंस एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का स्क्वायर होता है, जिसे जो भी स्कोर्स हमें मिले होते हैं उनके मीन से डेविएट हुए स्क्वायर्ड डेविएशन के टोटल को नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। टेक्निकली ऑब्टेन वेरिएंस एंड ट्रू वेरिएंस का रेशियो ही रिलायबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेस्ट पर ऑब्टेन वेरिएंस 140 है और ट्रू वेरिएंस 100 है तो इसका रेशियो 100/140 इक्वल टू 0.714 या 0.71 होगा। ये उस टेस्ट की रिलायबिलिटी होगी। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी टेस्ट का इम्प्लीमेंट 10 इंडिविजुअल्स पे किया गया है, जिनके ऑब्टेन्ड स्कोर, ट्रू स्कोर्स एंड एरर स्कोर्स दिए गए हैं। टेबल के नीचे आप इन सभी स्कोर्स के सम्स, मीन्स, वेरिएंस एंड एसडीज देख सकते हैं। इसमें ट्रू स्कोर का ट्रू वेरिएंस 105 है और ऑब्टेन स्कोर का ऑब्टेन्ड वेरिएंस 120.02 है। अब इनका रेशियो अगर हम निकालें तो 105 डिवाइडेड बाय 120.02 इक्वल टू 0.87 होगा, जो कि इस टेस्ट की रिलायबिलिटी को शो करेगा। इसी तरीके से हम किसी भी टेस्ट के टेस्ट स्कोर्स की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बट टेस्ट की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ ऑथेंटिक मेथड्स हैं, जिन्हें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी टेस्ट के टेस्ट स्कोर की रिलायबिलिटी 0 आती है तो इसका मतलब है वहाँ पे एरर वेरिएंस यानी कि त्रुटि विचलन ज्यादा है, और अगर रिलायबिलिटी 1 आती है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे एरर वेरिएंस 0 है और वो टेस्ट बहुत ज्यादा रिलायबल है जिस भी चीज के लिए उसको बनाया गया है। अब बात आती है टेस्ट की रिलायबिलिटी को मेजरमेंट करने की। इसकी 4 मेथड्स हैं। इन 4 मेथड्स के थ्रू हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। पहला है टेस्ट रिटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। दूसरा है आंतरिक संगति विधि या इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। थर्ड वन है समानांतर फॉर्म विधि या पैरेलल फॉर्म
मेथड। फोर्थ वन इज प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता या स्कोरर रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट मेथड सबसे आसान मेथड है जिसमें एक ही सैंपल पर 2 बार एक ही टेस्ट एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन पर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये टाइम ड्यूरेशन कुछ आवर्स का हो सकता है, कुछ डेज का हो सकता है, कुछ मंथ्स का हो सकता है या ईयर्स का हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च होती है। इस टेस्ट रीटेस्ट मेथड्स के थ्रू रिसर्चर को 2 डेटा सेट्स मिल जाते हैं। अब इन दोनों डेटा सेट्स के डिफरेंस को निकाल लिया जाता है, यानी कि पहली बार जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने पर जो स्कोर्स होते हैं उनका डिफरेंस दूसरी बार जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने पे मिले स्कोर्स होते हैं उनसे टैली किया जाता है। ये टेस्ट के कोरिलेशन को दिखाता है जो कि रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कहलाती है। टेक्निकली इसे टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट या कालिक स्थिरता गुणांक कहते हैं, जो ये बताता है कि एक ही टेस्ट के 2 बार अलग अलग टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन करने पर जो आए टेस्ट स्कोर्स हैं वो कितने स्टेबल और कंसिस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ग्रुप पर IQ टेस्ट जिनमें 30 स्टेटमेंट्स या क्वेश्चन है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो उनसे जो भी स्कोर मिलते हैं वो दोबारा एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन पर उन्हीं इंडिविजुअल्स के ग्रुप पर दोबारा से वही टेस्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनसे जो सेकेंड टाइम स्कोर मिलता है उनको पहले आए हुए स्कोर्स में क्या डिफरेंस है ये चेक किया जाता है। तो ये जो स्कोर मिलते हैं वो कोरिलेशन को दर्शाता है कि इन दोनों ही टेस्ट में क्या कोरिलेशन है। यही टेस्ट की टेस्ट रिलायबिलिटी या टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी, यानी कि ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये कालिक स्थिरता गुणांक की वैल्यू 0.89 या 0.95 आती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट स्कोर में कालिक संगति है और ये टेस्ट रिलायबल है। अगर ये वैल्यूज 0.4 या उससे नीचे आती हैं तो हम इसमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के चांसेस को कम देखेंगे और ये टेस्ट रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठाएगी। और ऐसी कंडीशन में इस टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हमें दूसरे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। इस टेस्ट के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स की बात करें तो ये मेथड सबसे ज्यादा सिंपल और इजी है, इसके लिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इस मेथड के थ्रू हम स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड इकोनॉमिकली कम कॉस्टली है और इसमें लेबर की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसके डिमेरिट्स की बात करें तो ये मेथड टाइम टेकन मेथड है। अगर इस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन 2 बार नहीं किया जाएगा तो हम इसके थ्रू रिलायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, टाइम टेकन मेथड होने की वजह से एक फिक्स टाइम तक रिसर्चर को वेट करना पड़ता है। अगर इसी ड्यूरेशन के अंदर इंडिविजुअल अपनी स्किल्स को इनहांस कर लेता है तो इसका इफेक्ट रिजल्ट्स पर पड़ता है। सेम एज सैंपल के इंडिविजुअल्स के इमोशनल और मोटिवेशनल स्टेटस का भी इफेक्ट टेस्ट के रिजल्ट्स पर पड़ता है। मे बी कुछ इंडिविजुअल्स की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले अच्छी हो और बाद में जब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस समय ना अच्छी हो या फिजिकली या मेंटली वो फिट ना हो, तो इसका इफेक्ट हम रिजल्ट्स पे देख सकते हैं या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैच्योरिटी लेवल का भी इफेक्ट इस मेथड्स पे पड़ता है जिसके कारण एरर वेरिएंस बढ़ जाती है और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कम हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस मेथड को यूज करने से पहले रिसर्चर को बहुत ही केयरफुली इस पे इफेक्ट डालने वाले ट्रेड्स को ध्यान में रखना चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन को सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी मेथड्स बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।